हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, अंगद भाटी सर वाली जो बुक स्टडी मटेरियल सिलेबस का तीसरा टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि भारत एवं विश्व का भूगोल है। तो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा जो थ्योरी का पार्ट है आपका, प्लस जो एमसीक्यू दिए गए हैं बुक का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। तो भारत का भूगोल को पूरा का पूरा इसमें हम कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी ताकत है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए फटाफट कवर करते हैं भारत का भूगोल। नदियां हैं तो भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में देश की नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ प्राचीन काल से ही मानव की जीविका का साधन रही हैं। उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है। पहला तो हिमालयी नदियां हैं, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों में बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र के तहत क्या है, तो इसके अंतर्गत सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंचनद शामिल हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सिंधु है वो कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। 2880 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सब बड़ी नदियों में से एक है सिंधु नदी। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है, जो कश्मीर की घाटी से दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत को पदस्थली में बेरी नाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होते हुए बूलर झोल में मिल जाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि श्रीनगर के इस नदी के किनारे स्थित है, आप कहोगे झेलम नदी के तट पर। इसकी सहायक नदी किशनगंगा है। इसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। चेनाब, यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ये दोनों नदियां मिलकर चेनाब कहलाती हैं। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर की है। रावी नदी, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर की है। चौथा है ब्यास नदी। तो यह सतलज की सहायक नदी ब्यास नदी है। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से होता है। कपूरथला के निकट हरि के नाम के स्थान पर सिंधु से मिल जाती है और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर की है। सतलज नदी, तो यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है। सिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और यह एकमात्र नदी है जो हिमालय को तीन भागों में काटती है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर की है। तो भारत की एकमात्र नदी है जो कि हिमालय को तीन भागों में काटती है। कौन सी? सतलज नदी है। आइए सिंधु नदी तंत्र के बाद गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी भागीरथी व अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है, जो तेव प्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर की है। गंगा की सहायक नदियां रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। सोना इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा नदी, तो शारदा नदी गंगा की सहायक नदी है और यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नाम से निकलती है, जो भारत नेपाल पर सीमा पर जो है काली नदी के नाम से जानी जाती है शारदा। तीसरी जो गंगा की सहायक है वो गंडक नदी है। तो यह धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है गंडक नदी। गंडक नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है और इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर की है। कोसी नदी, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यह 7 नदियों से मिलकर बनती है। यह नदी 729 किलोमीटर लंबी है।
मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को महानंदा नदी है। यह नदी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है तथा सिलीगुड़ी की समीप गंगा में मिल जाती है। केन नदी तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। तो चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है, किस तट पर? केन नदी। सोन नदी तो यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है। इसके रेत में सोन नदी के रेत में जो है सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर की है। दामोदर नदी यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर की है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी है और दामोदर कहाँ की शोक है, तो यह बंगाल का शोक कहा जाता है। बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी यह गंगा की सबसे लंबी व सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के समांतर प्रवाहित होती हुई प्रयाग राज्य में गंगा से मिल जाती है और यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर की है। अगली है गंगा की सहायक नदी चंबल। तो चंबल नदी यह मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा पठार से निकलती है। अंत में इटावा की समीप यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी अपने उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। बनास, मेज, पार्वती व क्षिप्रा चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु गंगा नदी तंत्र के बाद है अगला ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो अपवाह तंत्र है 3 देशों में विस्तृत है, चाइना, भारत और बांग्लादेश में। भारत में यह 1346 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। यह कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का ज़्यादा हिस्सा तिब्बत में है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी 2 सहायक नदियां हैं, दिबांग व लोहित, जिनके मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है। बांग्लादेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र का जमुना है और ब्रह्मपुत्र में तिस्ता आदि नदियां मिलकर अंत में पद्मा गंगा में मिल जाती हैं। यानी बांग्लादेश में जो गंगा है इसको पद्मा कहा जाता है, तो वहाँ जाकर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र। अब नदी तंत्र के बाद है अगला आपका प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी, लगभग संतुलित व उथली घाटियों से होकर बहती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। ये नदियाँ 2 भागों में विभाजित होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहला दिया है स्वर्ण रेखा नदी है। यह नदी रांची की दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है और यह बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर की है। अगली है महानदी। तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा श्रेणी की समीप अमरकंटक पठार से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कंटक के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 20% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर में जो है वो नर्मदा नदी का जो है वो गोदावरी नदी का जो है वो उद्गम होता है। कहाँ पर? गोदावरी का, तो यह त्र्यंबकेश्वर में। अगली नदी है कृष्णा नदी।
तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके जो प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र, 44% भाग कर्नाटका और 29% भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका कावेरी नदी। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में तथा 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। पेन्नार नदी है तो यह कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा व कावेरी की मध्य है। अगला है आपका वैगई नदी है। वैगई नदी, यह नदी जो है तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में स्थित बरसानद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए मंडयम के पास पाक की खाड़ी में गिरती है। अगला है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी की बात अब कौन सी देख रहे हो आप? अरब सागर में, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जो बहती थी, अब जो है अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं यहाँ पर आप देखेंगे। नर्मदा नदी है। इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत की श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है और यह 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। इसके अपवाह क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11.5% भाग गुजरात में और 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जबकि आपने देखा कि बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली सबसे जो लंबी प्रायद्वीपीय नदी रही है वह गोदावरी रही है। तवा, दूधी, हिरन, वरना, कोनाद, माचक इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है तापी या ताप्ती नदी। तापी या ताप्ती, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकट जो है ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। उसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसके बेसिन का 72% भाग महाराष्ट्र, 15% भाग मध्य प्रदेश व 6% भाग जो है गुजरात में स्थित है। इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी है। तो आपने देखा, एक अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से आपसे पूछा जाएगा विकल्प में कि कौन सी प्रायद्वीप नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ये इसमें जो ऑप्शन में दिखेंगे नर्मदा या ताप्ती, ठीक है, साबरमती, माही, लूनी। साबरमती नदी, तो यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह 371 किलोमीटर लंबी नदी है। माही नदी, माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की धार जिले में स्थित विंध्याचल पर्वत से होता है। इसकी लंबाई 580 किलोमीटर की है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्य तक विस्तृत है। सोम व जोखम इसकी सहायक नदियां हैं। लूनी नदी, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 495 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, जावई, सूखड़ी, लीड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। तो लूनी नदी जो है पहुँचते पहुँचते कच्छ के रण में क्या है, विलुप्त हो जाती है। अगला है आपका नदियों की घाटी। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ, भागीरथी घाटी, मंदाकिनी घाटी आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं व यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। तो आपसे अक्सर पूछा जो जाएगा तथ्य वो पूछ लिया जाएगा कौन सी घाटी किस प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आप इतना ही ध्यान देना है। कुल्लू घाटी है तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है। मरखा घाटी तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। मरखा घाटी समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के पीछे जुकू घाटी स्थित है।
सांगला घाटी जो कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह चारों ओर की पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी जो कि गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर दूर स्थित है, यह रोडोडेंड्रान झाड़ियों व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इसकी घाटी को हाट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। शांत घाटी, तो शांत घाटी या मौन घाटी केरल की पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, शांत घाटी। अगला है आपका टॉपिक जो सिलेबस का भूजल संसाधन है। भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी में रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा होता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है उन्हें जलभृत बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूने पत्थर से बने होते हैं। इन चट्टानों से बनी नीचे बहता रहता है। इन चट्टानों से जो पानी है वो नीचे बहता रहता है, जो चट्टानों को पारगम्य बना देती है। जलभृतों में जिन जगहों पर पानी भरता है वो संतृप्त जोन कहलाते हैं। सतह पर जिस गहराई पर पानी मिलता है वह जल स्तर कहलाता है। जल स्तर जमीन से नीचे 1 फुट तक उथला भी हो सकता है और कई मीटर गहराई तक भी हो सकता है। भूजल का भूमिगत जमाव इस संसाधन की क्षमता व अपरिवर्तनीय निम्नीकरण के प्रति उसकी संवेदनशीलता को स्पष्ट करता है। भारत में इस जल जमाव को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रायद्वीपीय भारत में कठोर चट्टान वाले जलभृत हैं। तो भारत के संपूर्ण जलभृत क्षेत्र का 65% भाग कठोर चट्टानों वाला है। इनमें से अधिकतर मध्य प्रायद्वीपीय भारत में है जहाँ की भूमि कठोर चट्टानों से निर्मित है। इन जलभृतों का पानी दोबारा भरने की योग्य नहीं है और निरंतर प्रयोग किए जाने के कारण अंततः सूख जाता है। दूसरा है सिंधु गंगा मैदान। तो सिंधु गंगा मैदानों में जो कहारी जलभृत हैं यानी उत्तर भारतीय नदी क्षेत्र वाले, उत्तर भारत में गंगा और सिंधु के मैदानों में पाए जाने वाले इन जलभृतियों में पानी की संग्रहण की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इन्हें जलापूर्ति का बहुमूल्य स्रोत माना जाता है। समूचे देश में शुद्ध वार्षिक भूजल की उपलब्धता 398 अरब क्यूबिक मीटर है। देश के वार्षिक भूजल संसाधन में वर्षा का योगदान जो है वो 68% है। अन्य स्रोतों जैसे कि नहरों में रिसाव, सिंचाई के दौरान पानी वापस लौटना, टैंक, तालाब तथा जल संरक्षण जैसी संरचनाओं का दोबारा भरना आदि की हिस्सेदारी 32% की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में भूजल विकास का स्तर बहुत अधिक है। जहां भूजल विकास 100% से अधिक है, इसका अर्थ है कि यह इन राज्यों में वार्षिक भूजल उपयोग वार्षिक भूजल पुनर्भरण से क्या है, अधिक। भूजल की निकासी व उपयोग। भारत में भूजल के अत्यधिक उपयोग व संरक्षण के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भूजल की अपेक्षा सतही जल की उपलब्धता अधिक है, फिर भी भूजल की विकेंद्रीकृत उपलब्धता के कारण यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भारत की कृषि और पेयजल आपूर्ति में उसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। निष्कासित भूजल का 48% हिस्सा सिंचाई क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद घरेलू उपयोग का स्थान आता है जो कि भूजल का 9% है। भूजल का 2% हिस्सा उद्योग में उपयोग किया जाता है। शहरों में जल की 50% और गांवों में जल की 85% घरेलू आवश्यकताएं भूजल से ही पूरी होती है। भूजल के माध्यम से सिंचाई। भूजल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। देश में सिंचाई के मुख्य साधनों में नहरें, टैंक और कुएं तथा ट्यूबवेल हैं। इन सभी जल स्रोतों में भूजल की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। कुएं खासतौर पर खुदाई किए गए उथले ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल सिंचाई के लिए 61.6% जल उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि नहरें 24.5% जल उपलब्ध कराती हैं। आइए अगला सिलेबस का टॉपिक पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। तो पर्वत देखते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीयक क्रम के उच्चावच हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीयक क्रम के उच्चावच हैं। ये वैसे ऊंचे स्थल भाग हैं जिनका पार्श्व ढाल तीव्र व पर्वत शिखर जो है क्षेत्र संकुचित होता है। तुलनात्मक रूप से सामान्यतया 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं पर्वत। पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होता है वो जो है वो पहाड़ी कहलाते हैं। तो पर्वत जो है जनरली क्या है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचा होगा और 1000 मीटर से अगर कम है तो आप उसको पहाड़ कहोगे, पहाड़ी। किसी पर्वत या पहाड़ की चोटी या सर्वोच्च भाग पर्वत शिखर कहलाता है।
एक ही काल में निर्मित एक सकरी पेटी में विस्तृत पर्वत व पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो जो कोई पर्वत है उस पर्वत की पहाड़ की चोटी या सर्वोच्च जो भाग है वह पर्वत शिखर कहलाता है। एक ही काल में निर्मित एक सकरी पेटी में विस्तृत पर्वत व पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो एक ही समय में जो डेवलप होते हैं पर्वत श्रेणी होंगे। भारत विभिन्न भू आकृतियों वाला एक बड़ा देश है। यहाँ अनेकों प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान आदि। देश के लगभग 10.7% क्षेत्र पर पर्वत है, 27.5% क्षेत्र पर पठार का विस्तार है। उचावच का संरचना के आधार पर भारत को 5 भू आकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम दिशा में विश्व की सबसे ऊंची व सबसे विशाल पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। यह विश्व नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत श्रेणी है। विश्व की उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। केटू या गाडविन आस्टीन काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला है आपका बृहद हिमालय। तो यह हिमालय की सर्वोच्च सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में इसी पर्वत श्रेणी में है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा आदि इसकी महत्वपूर्ण शिखर हैं। तीसरा है आपका हिमालय श्रेणी या लघु हिमालय। तो इस श्रेणी में पीरबंचाल, धौराधर, मंसूरी, नागटिब्बा व महाभारत श्रेणियाँ हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है। तो यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है अल्पाइन चारागाह जो किन हिमालय में होंगे, तो वो आपका हिमालय श्रेणी या लघु हिमालय में पाए जाते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि जो है वो सभी लघु हिमालय में ही लोकेटेड हैं। आपका अगला है आपका सबसे जो बाह्य हिमालय, जिसको आप शिवालिक भी कहते हो। तो यह हिमालय का नवीनतम भाग है। तो ये पूछा जाता है हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा होगा, तो सबसे जो आपका शिवालिक हिमालय नीचे वाला है ये हो जाएगा। यह हिमालय नवीनतम भाग है। शिवालिक व लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी पश्चिम में जो है इन्हें द्वार कहते हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ दे रखी हैं कौन कौन सी राज्य में लोकेटेड है, ये तथ्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गारो खासी जयंती आपका मेघालय है। नागा पहाड़ी नागालैंड है। सतपुड़ा एमपी में है। महादेव एमपी, मैकल हो गया आपका एमपी में। राजमहल पहाड़ियाँ जो है झारखंड में है। शतमाला महाराष्ट्र, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु, इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु में है। डाफला आपका अरुणाचल में है। मिश्मी पहाड़ी अरुणाचल, मिकिर पहाड़ी अरुणाचल में है। अगला है आपका हिमनद। हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी होती है और हिमालय के प्रमुख हिमनद जैसे कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीरबंचाल और धौराधर श्रेणियों में बड़े हिमनद अवशेष मिलते हैं। पीरपंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों में हिमनद विद्यमान है, जिनमें जो कि सियाचिन है, हिस्पारा है, बियाफो है, बाल्टोरो और ससाइनी प्रमुख हैं। चौरावाड़ी हिमनद क्या है, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार मंदिर के उत्तर में अवस्थित है चौरावाड़ी हिमनद। मिलाम हिमनद तो उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद मिलाम हिमनद है। अगला है आपका मरुस्थल व शुष्क क्षेत्र कौन होते हैं, तो मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां जलपात यानी वर्षा हिमपात का जो योग है वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। मरुस्थल का सामान्य गुण यह है कि इसमें वर्षा कम होती है। यह क्षेत्र प्रायः विरल आबादी वाले नगण्य वनस्पत, पत्तों की जगह कांटे वाले पत्ते होते हैं। जल के स्रोतों की कमी है। जलापूर्ति से अधिक वाष्पीकरण होते हैं। 20% मरुस्थल ही रेतीले हैं। रेतीले क्षेत्रों में दैनिक तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। लगभग सभी मरुस्थल समतल हैं, कुछ टीले भी बनते हैं। भारत का थार मरुस्थल एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है।
यह भारत व पाकिस्तान में 77,000 वर्ग मील पर विस्तारित है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। थार मरुस्थल का 85% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में स्थित है। थार मरुस्थल का 60% से अधिक भाग राजस्थान राज्य में आता है। हालांकि यह मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा व पाकिस्तान की सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। थार की एग्जाम में पूछा जाता है थार मरुस्थल, तो आप राजस्थान लगाइएगा। थार की जलवायु की विशेषता है कि गर्मियों में यहाँ रेत जो है यहाँ की रेत उबलती हैं वह तापमान 52 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की रेत जो जल्दी व जल्दी गर्म और जल्दी ठंड होती जाती है। थार के मरुस्थल में दूर दूर तक गांव नहीं मिलते हैं, गांव मिलते भी हैं तो दूर दूर तक होते हैं। थार की मरुस्थल में जोधपुर नामक शहर विकसित हुआ है। जोधपुर कहाँ? थार के मरुस्थल में विकसित हुआ है। पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े आदि को पाला जाता है। यहाँ मुख्य रूप से ऊंट पाला जाता है। अब देखते हैं वन को। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और ज्वारीय वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है इनके बारे में देखो। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है, वार्षिक जो वर्षा है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाहरित वनों की वृक्षों की विशेषता होती है। सदाबहार वन में जो वृक्ष पाने जाने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आबनूस है, एबोनी, महोगनी, रोडबुश, नारियल, ताड़, बांस, रबड़ व सिनकोना इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये जो वन के वृक्ष दिए हैं ये एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं अक्सर। कौन सा, जैसे कि पूछ लिएगा कि महोगनी किस प्रकार के वन में मिलता है, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो दे रखे हैं वो शाहदनी, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में विस्तारित है। दूसरा है आपका प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। इस प्रकार के वनों के लिए जो है 100 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है और इन वनों में ऊंचे पेड़ का अभाव मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के वनों में ऊंचे पेड़ नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलती है। इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। शुष्क सीमांत क्षेत्र में वन कटीले और पहाड़ियों झाड़ियों में बदल जाते हैं, अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या है। चौथा है आपका पर्वतीय वन है। पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के स्वरूप में क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। यहाँ पर देवदार, स्प्रूस, चीफर, चीड़, ब्लू पाइन आदि की छोटी पत्तियों वाले वन मिलते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देवदार किस प्रकार के वन में मिलता है, तो देवदार आप बताएंगे पर्वतीय वन में मिलेगा देवदार वृक्ष। ज्वारीय वन है। तो यह वन मुख्यतया उन भागों में मिलते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्री जल से मिलता है। इन वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, कैसरूनी, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। ये गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अब खनिज संसाधन। खनिज एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है जिनकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन व प्राप्त शैलों से होती है। भारत विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन संपन्न देशों में आता है। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण व विकास का कार्य भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण कोलकाता तथा भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित, तो यह नागपुर में लोकेटेड है। तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है? तो नागपुर में। भारत में खनिजों का जो वर्गीकरण है वह निम्न प्रकार देख सकते हैं। धात्विक खनिज में लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना आदि, चांदी आदि आते हैं। अधात्विक खनिज हैं जो कि अभ्रक, एस्बेस्टस है, नमक, जिप्सम, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर आदि। अणुशक्ति के खनिज जो है यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी, एल्मेनाइट आदि आते हैं। जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन में कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। भारत के प्रमुख खनिजों का विवरण निम्नलिखित है। लौह अयस्क। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है जो औद्योगिक विकास का आधार है। भारत में कोडप्पा व धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि धारवाड़
जो लौह है वो कहाँ पर मिलता है, तो याद रखिएगा जो धारवाड़ श्रेणी है इसमें मिलता है। विश्व की में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। तो ये सब अभी जो स्थान दिए हैं इनको अभी उतना आप ध्यान मत दो, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेशली लास्ट में जो आएगा, क्योंकि लास्ट में जो डाटा होता है वो अपडेटेड जो रहेगा उसी को आप देखिएगा, बुक पहले की प्रिंट हुई है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में जो राज्य प्रमुख हैं कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। मैग्नीज दिया है तो मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। इसकी प्राप्ति के स्थान में प्रमुख जैसे कि उड़ीसा है, केंदुझर, मयूरभंज मध्य प्रदेश, बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा महाराष्ट्र में, नागपुर, भंडारा गुजरात में पंचमहल से प्राप्त होती हैं। बाक्साइट देखो तो बाक्साइट अयस्क के एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। यह लौह भस्म के रूप में पाया जाता है। बाक्साइट भारत में बाक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है व उसके पश्चात गुजरात व झारखंड का क्रम है। तो इस क्रम को अभी उतना ध्यान आप इम्पॉर्टेंट मत दो, बस आप एक ऊपर मोटा जो है दिमाग में रखो कि कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। बाकी जो एग्जैक्ट डाटा होगा आपको एग्जाम के पहले प्रोवाइड किया जाएगा, उसी को आपको देखना है। तांबे की अगर बात की जाए तो तांबा लाल व भूरे रंग का खनिज होता है जो अत्यधिक लचीला, विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्युत कार्यों में अधिक उपयोग होता है। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आते हैं। कोयला की बात करोगे तो यह हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस पत्थर होता है जिसका उपयोग ऊष्मा व प्रकाश दोनों की आपूर्ति ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले के प्रमुख प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट व केनाल हैं। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रमुख राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आते हैं। अभ्रक देखोगे तो भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक सर्वाधिक उत्पादन होता है जो संपूर्ण उत्पादन का लगभग 72%। इसके बाद राजस्थान का स्थान है। सोना है तो यह आग्नेय व कांतरित चट्टानों में शिराओं के रूप में पाया जाता है। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन में 98% केवल और केवल कोलार व हट्टी जो कि कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। तो केजिएबा आपने देखा होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, वही की बात की जा रही। हीरा देखो आप, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप व प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। कोहिनूर हीरा भारत की गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की खान से निकाला गया था। भारत में हीरा की प्राप्ति का प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश के पन्ना व सतना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का है। जस्ता सबसे अधिक उपयोगी लोहे का जंगरोधक बनाने के लिए होता है। इसकी प्राप्ति के प्रमुख स्थान राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर हैं। यूरेनियम देश में इसकी प्राप्ति धारवाड़ आर्कियन श्रेणी की शैलों में जो है होता है। मोनोजाइट बालू सेलेराइट से होता है। तो यूरेनियम पूछा जाता है तो याद रखना धारवाड़ व आर्कियन श्रेणी में जो है विशेषकर होता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया, मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है, यूरेनियम को। झारखंड में सिंहभूम जिले का जादूकोड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चांदी एक बहुमूल्य धातु है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में होता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड का स्थान है। थोरियम है तो थोरियम की प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट बालुका निक्षेपों से होती है। थोरियम केरल के तटवर्ती इलाकों में मिलता है। सीसा अयस्क गैलीना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। यह प्रायः चांदी व जस्ता के साथ पाया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है। भारत में सीसे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है, उसके पश्चात झारखंड में पाया जाता है। पेट्रोलियम भारत में खनिज तेल का भंडार 620 करोड़ टन का है। वर्तमान समय में देश के प्रमुख क्षेत्रों से खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। असम तेल क्षेत्र यह देश का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। यहाँ के तेल क्षेत्रों में डिगबोई, नहरकटिया, सुरमा नदी घाटी प्रमुख हैं। तो डिगबोई अक्सर पूछ लिया जाता है। गुजरात तेल क्षेत्र है। गुजरात राज्य में खंभात, अलंकेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई क्षेत्र, यहाँ से 1776 से ही तेल की प्राप्ति हो रही है। देश के खनिज तेल का उत्पादन का 60% भाग जो है मुंबई हाई क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अगला है भारत का राजनैतिक भूगोल। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत
से जो बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला जो है चाइना है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 3214 किलोमीटर का है, पूर्व से पश्चिम 2933 का है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की से तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर की है। जो भारत की पड़ोसी देश हमने टॉपिक हैंड रिटन नोट कराया उसमें डिटेल में बताया गया है, यहाँ ऊपर आप देख लो। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है और दूसरी आप जानते हो आंध्र प्रदेश की है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ लंबाई बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान है। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया है। भारत की जल व स्थल सीमा से संबंध देश जो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। कर्क रेखा मुख्यतः भारत के लगभग मध्य भाग व 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं तो इसका जो ट्रिक है बहुत फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा व मिजोरम है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है और ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत व चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ लगभग है। भारत में लिंगानुपात जो है वो 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर का है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत एक संघीय राज्य है जिसमें राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत का जलीय जीव डॉल्फिन है। अगला है आपका टॉपिक जलवायु तथा मौसम है। तो जलवायु किसी स्थान में लंबे समय की तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा व गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन एक लंबी अवधि में होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम तो मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की उदाहरण स्वरूप जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते। ठीक है, तो मौसम बिल्कुल एक छोटे टाइम पीरियड की होता, गाना भी है बदल न जाना मौसम की तरह, है ना। और भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। इसका मुख्यालय शिमला में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय पुणे शहर में स्थित है। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाली जो प्रमुख कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाएं भारत में आ नहीं पाती। दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति व भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप से पाई जाती है। मानसून एक ऐसा पवन तंत्र होता है जिनकी अंतर्गत पवनों की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक है। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कहाँ पर वर्षा है, तो यह तमिलनाडु की तटों कोरोमंडल तट पर होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा है उसका जो मुख्य कारण वो पश्चिमी विक्षोभ होता है। याद रखिए, अक्सर ये दोनों के दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। यदि पूछा जाता है कि उत्तरी भारत के मैदानों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है शीत ऋतु में, तो किसका कारण है, तो वह पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। उसके बाद यहाँ जो नीचे तमिलनाडु को कोरोमंडल तट है, तो भारत लौटती जो मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। भारत की लगभग 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर की शाखा क्या है, तो इस शाखा का मानसून सबसे पहले केरल के जो है
जो केरल राज्य है, केरल राज्य से जून में जो है वो प्रथम सप्ताह में मानसून जो है वो आता है और यहाँ पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर व 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी। गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मानिसराम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है या का समय जो अवधि है वह जून से सितंबर है। 73.7% वर्षा का कारण है। परवर्ती मानसून का काल जो है अक्टूबर से दिसंबर है, 13.3% वर्षा है। पूर्व मानसून काल का जो है मार्च से मई है, 10%। शीत ऋतु अथवा उत्तर पश्चिमी जो मानसून है जनवरी फरवरी में यह 2.6% है। चलिए अगला है आपका टाइम जोन। तो यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर से लिया जाता है। भारतीय मानक समय कितना 82 डिग्री 30 मिनट से लिया जाता है और यह देशांतर जो रेखा है इलाहाबाद, नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सियाज से जो है होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा जो है मिनट आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर की गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक व अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने ही तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। तो भारत का जो मानक है कितना है, याद रखना, मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट का है। अगला है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ऊपर से आप देखेंगे इसका जो ट्रिक है याद रखो, मौका है MOCA। 5 स्टेट हैं, कहाँ से, तो यम से मध्य प्रदेश है, O से उड़ीसा है, U से उत्तर प्रदेश है, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश नीचे। तो 5 स्टेट है मौका। सूर्य पूर्व में उदित होता है, वह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर ग्रीनविच टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय ग्रीनविच टाइम से पीछे रहता है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, या ग्रीनविच से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व व 180 मिनट पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम यामोत्तर की लगभग 7 खंडों को छोड़ते हुए दिन निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला सिलेबस का टॉपिक दिया है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास है। किसी निश्चित क्षेत्र या समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर चाइना है। जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक व व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले जो जनगणना हुई है 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में सबसे पहले आधुनिक व व्यवस्थित ढंग से 1749 ईस्वी में। 1790 में पहली बार दशकीय जनगणना का काम अमेरिका में हुआ था। भारत में आरंभिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई और 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से जो है इसे नियमित 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाने लगा। भारत में 1911 और 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इस वर्ष को 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। सन 2001 से और 11 के मध्य 181 मिलियन से अधिक जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ी हुई जनसंख्या ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से कुछ कम है। ज्ञात है कि ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत की कुल जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व जापान की सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के आकलन के अनुसार विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2010 और 2010 के बीच 2010 के दौरान जो है 1.23% थी। इस अवधि में चाइना की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर मात्र 0.53% थी। भारत 2001 और 11 की अवधि में 1.64% की तुलना में काफ़ी कम है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का अध्ययन निम्न 4 अवस्थाओं पर जो अवस्थाओं के तहत किया जा सकता है। 19 से 21 के पूर्व की जो अवधि रही मंद वृद्धि की अवधि रही। 1921-51 के निरंतर वृद्धि की दर अवधि रही। 51 और 81 की भी तीव्र अवस्था विस्फोटक वृद्धि की अवधि। 81 और 2001 जो है घटती दर से वृद्धि की अवधि रही है। और 11 और 21 के दशक में इन्फ्लुएंजा महामारी फैल रही थी। उस कुल जनसंख्या का लगभग 7% लोग जो है मृत्यु के शिकार हुए थे। इसी अवधि में बृहद जनसंख्या ने दूसरे देशों में प्रवास किया है। जन्म दर दे रखा है 1901 और 11 के मध्य का, और 11 और 21 के मध्य का है 49 और 48 जो है दिया है। मृत्यु दर 43 है, तो वहीं पर 11 और 21 के मध्य 47 है 1000 पर। प्राकृतिक वृद्धि दर देखोगे तो 6 और 1 है। औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 0.56% प्लस में रही, जबकि 11 और 21 के मध्य जो है माइनस में रही है औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर। भारतीय जनगणना के इतिहास में 11 और 21 के बाद 2001 और 11 एकमात्र ऐसा दशक है जिसमें पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या जुड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। यहाँ लगभग 200 मिलियन लोग अधिवासित हैं, जो कि ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में, 9.28% महाराष्ट्र में, 8.59% बिहार में और 7.53% पश्चिम बंगाल में निवास करता है। सामान्य वृद्धि का जो रहा है समय वो 1891 से 1901 की रहा है। 1921 में पूर्व के 3 दशकों में दुर्भिक्ष एवं संक्रामक बीमारियों के प्रकोप के कारण वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही है। 1891 और 1901 तथा 1911 और 21 के दशकों में तो वस्तुतः जनसंख्या में कमी ही देखी गई, चूँकि 1921 ईस्वी की पूर्व जनसंख्या वृद्धि अल्पतम रही है। मध्य जो वृद्धि रही है वो 21 और 51 के मध्य रही है। 1921 के बाद 3 दशकों में कृषि उत्पाद में वृद्धि तथा यातायात साधनों में विस्तार से दुर्भिक्षों में कमी आई। संक्रामक रोगों की रोकथाम की गई। फलस्वरूप 1951 ईस्वी में जन्म दर लगभग व्यक्ति तथा मृत्यु दर 27.4% जो है व्यक्ति दर आ गया था। अगला है आपका तीव्र वृद्धि 1951 और 2011 ईस्वी के बीच। यदि 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो वहीं पर 1951 ईस्वी को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा भी दी जा सकती है। इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर व निवल वृद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक रही। 1991 ईस्वी के बाद भारत जननांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर गया। यद्यपि 1921 और 2001 एवं 2001 और 11 के दशकों में प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट आई, परंतु जनसंख्या आधार बड़ा होने के कारण निवल जनसंख्या वृद्धि लगभग 18 करोड़ रही है। वर्तमान समय में जन्म दर 2 है वह 21 और मृत्यु दर 8 व्यक्ति है 1000 पर देखा जाता है जन्म दर और मृत्यु दर। इस प्रकार अभी भी जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो गति तेज है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण रहे हैं। अकाल पर नियंत्रण, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। चिकित्सा में सुधार, जिसकी फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई। जन्म दर अधिक होना जो कि सामाजिक आर्थिक कारकों व सांस्कृतिक पिछड़ापन गर्म जलवायु का परिणाम रहा है। औसत वायु अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि रही है। भारत की कुल जनसंख्या में राज्यों का हिस्सा है तो उत्तर प्रदेश का 16%, महाराष्ट्र 9, बिहार 9, पश्चिम बंगाल 8, आंध्र प्रदेश 7, मध्य प्रदेश 6, तमिलनाडु 6, राजस्थान 6। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश रहा है। कर्नाटका का 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3%, केरल 3, झारखंड 3, असम 3, पंजाब 2, छत्तीसगढ़ 2, हरियाणा 2, दिल्ली 1%, जम्मू 1%, उत्तराखंड 1%, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब आप परसेंट से कोई मतलब नहीं, ये सब आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, कम जनसंख्या, जो कि आप सेंसस 2011 से कवर कर लिए होगे, ये सब बस कवर कर लो, बस बाकी पूछा जाने वाला है यहाँ से कुछ नहीं। प्रवास दिया हुआ है। प्रवास वर्ष 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में 2 प्रकार के आदिवासी क्षेत्रों को नगर के रूप में परिभाषित किया गया। ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण गाँव में नगरों की ओर प्रवास है।
नगरीकरण या प्रवास दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि है। दूसरा है गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न लोगों की संख्या में वृद्धि। एग्जाम में मान लो ऐसे पूछ लिया जाए, नगरीकरण के ऊपर आ गया सवाल कि नगरीकरण या प्रवास दो बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें हैं, ऑप्शन में ही डाल दिया जाए तो क्या करोगे। तो एक मोटी मोटा एक पढ़ते चलो, बस सुनते चलो, बाकी आपसे एग्जाम में फैक्ट ही पूछे जाने हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नगरीकरण की तीव्र प्रवृत्ति देखी गई, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण है। भारत में नगरीय जनसंख्या वर्ष 1901 में 2.59 करोड़ थी, जो कि 2011 में 37.71 करोड़ है। ये जनसंख्या जो भी है ना, ये आप 2011 सेंसस पढ़िए, उसी से पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का 31.16% भाग नगरों में निवास करता है, जिसके कारण 110 वर्षों में भारत की नगरीय जनसंख्या में 15 गुना की वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या का वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण है। लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर की तलाश में गांव से नगरों की ओर पलायन करते हैं। वर्तमान में भारतीय नगरीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रक्रिया है। स्थानांतरण या प्रवास मुख्यतः बड़े नगरों की ओर हो रहा है, जिसमें टॉप हैवी पैटर्न अर्बनाइजेशन की संज्ञा दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 53 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 42.6% निवासित है। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण दो कारणों से होता है, शहर की आकर्षण शक्ति के कारण, गांव की विकर्षण शक्ति के कारण। जनगणना 2011 दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखो। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या सिक्किम है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला बिहार हो गया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा है, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है, न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला बिहार है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला नागालैंड है, नागालैंड में तो माइनस में रही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, गोवा है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो ये 2011 वाला जो डाटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आप सेंसस कई बार पढ़ रहे होंगे, 2011 से पढ़ते चले आ रहे होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, इस मिशन की शुरुआत 16 सितंबर 2015 को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, भौतिक रूप से धारणीय क्षेत्रों में से रूपांतरित करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन चलाया गया। तो याद रखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन जो है इसकी शुरुआत कब हुई, 16 सितंबर 2015। अगला है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है। इस मिशन का प्रारंभ कब हुआ है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ 20 जनवरी 2014 को किया गया है, बंगलुरु कर्नाटका से। इस मिशन का उद्देश्य शहरों में स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित निर्धनों को उचित व सक्षम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगला है 2022 तक के लिए सभी के लिए आवास मिशन है। तो आप जानते हो, आप करंट से अपडेट हो गए, अब इसकी जो टारगेट है 2022 अब 2024 कर दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मिशन को प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया गया है, शहरी आवास। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 की जगह अब 24 है। ये करंट में आप सब किए होंगे, ये थोड़ा पुराना प्रिंटेड है तो आप इस तरह कह सकते हो। आगे बढ़ो, मिसलेनियस को कवर करते हैं, फिर एमसीक्यू ऊपर आकर कंप्लीट करते हैं पूरा। प्रमुख भारतीय शहर है और उनके उपनाम दिए गए हैं। गांधीनगर का उपनाम जो है ग्रेन सिटी है, अहमदाबाद का भारत का मैनचेस्टर है, बोस्टन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको जरूर आप अच्छे से देखिए। जोधपुर है तो ब्लू सिटी व सन सिटी के नाम से उपनाम है। उदयपुर का उपनाम बिन सिटी ऑफ द ईस्ट सिटी ऑफ लेक है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, पेरिस ऑफ इंडिया है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। अमृतसर का उपनाम स्वर्ण मंदिर का शहर है। पटियाला का उपनाम रॉयल सिटी है। मसूरी का क्वीन ऑफ माउंटेन है। नैनीताल सिटी ऑफ लेक्स है। आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज जो है ईश्वर का घर है, ईश्वर का घर उपनाम। कानपुर जो है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। जबकि भारत का मैनचेस्टर क्या रहा है, तो मैनचेस्टर ऑफ जो इंडिया है वो अहमदाबाद है। ये भी आप ऊपर तो देखो, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर भारत का। जबकि नॉर्थ इंडिया का क्या है, उत्तरी भारत का, तो मैनचेस्टर कानपुर। नवाबों का शहर लखनऊ है। भुवनेश्वर टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया है। दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ हिल्स है। धर्माद द कूल कैपिटल ऑफ इंडिया है। दुर्गापुर रूट ऑफ इंडिया है। जमशेदपुर जो है स्टील ऑफ इंडिया, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को। मोतियों का शहर हैदराबाद है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। मदुरई जो है वह एथेंस ऑफ द ईस्ट है। सिटी ऑफ द सेवन आइलैंड, सिटी ऑफ द सेवन आइलैंड, सेवन आइलैंड, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड कौन है, मुंबई। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग है। पेरिस ऑफ द ईस्ट पुदुचेरी। गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है।
द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत है। बुनकरों का शहर पानीपत को। साइंस सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु भारत का। डेट्राइट जो है पीथमपुर है। सोया प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश का नाम सोया प्रदेश उपनाम। कश्मीर है जो है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर है। धान का डलिया छत्तीसगढ़, धान कटोरा डलिया छत्तीसगढ़ है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है और जुड़वा नगर जो है सिकंदराबाद हैदराबाद है। प्राकृतिक स्थल दिए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। तो ये काजीरंगा आपको याद आ रहा होगा, पेट एग्जाम 2021 में पूछा हुआ है। कई बार जब पिछली बार देखा बता रहा था कि एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, एग्जाम में पूछ भी दिया गया था 2021 में पेट में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो केवलादेव आप जान रहे होंगे जो रामसर साइट्स हैं, तो भारत की सबसे पहली जो रामसर साइट रही है, एक तो चिल्का लेक उड़ीसा वाली रही है और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दो उन्होंने पहले रहे सबसे। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल का। पश्चिमी घाट कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये आप एक नेचुरल और मिक्स्ड पढ़ते हो तो ये मिक्स्ड में आता है आपका, सिक्किम है। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। अगला आप देखो, भारत में सर्वाधिक बड़ा सबसे लंबा ऊंचा दिया हुआ है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली की। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सबसे लंबी सड़क सुरंग जो चेनारी नासरी है। सबसे लंबा रेलवे सुरंग पीर पंजाल। सबसे लंबी ग्रांड ट्रंक रोड है। सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम है। मीठे पानी की सबसे लंबी झील है वुलर झील जम्मू कश्मीर। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का उड़ीसा का है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख का है। सबसे ऊंचा समुद्री तट मेरीना बीच है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोखड़ा बांध है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। और सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। आइए प्रमुख जलप्रपात को देखते हैं। जोग जो जलप्रपात है या सरवती नदी कर्नाटका में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण नदी झारखंड में। धुआंधार नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। डुडुमा जलप्रपात मत्स्यकुंड उड़ीसा में है। और शार्णी शंख नदी पर झारखंड में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कामेरी नदी पर कर्नाटका में। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में। और गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा कर्नाटका में है। कुचिकल जलप्रपात जो है ये वाराही नदी पर है और यह कर्नाटका में है। दसम जो है कांची नदी और यह झारखंड में है। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर और मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना जो कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना संबंधित आपके एग्जाम में पेट में पूछा गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास राजस्थान। इसके बाद सलाल परियोजना है। तो सलाल पल बिजली परियोजना आपके एग्जाम में पूछा गया, पेट 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया था। तो ये चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड। तो एक आपका पहली पाली पूछा सलाल पल बिजली और एक आपका दूसरी पाली में पूछा गया था आपका जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। ठीक है, दो परियोजनाएं पूछ ली गई थी पेट 2021 में। तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी, मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है। आगे देखो आप, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और यह झारखंड पश्चिम बंगाल। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है गुजरात में। धुलस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ कर्नाटका है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और यह पश्चिमी बंगाल में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पर। और काकरापारा जो है ताप्ती नदी गुजरात पर। इसके बाद आप देखोगे इडुकी परियोजना है किस नदी पर, तो इडुकी आपकी जो है ये पेरियार नदी पर है, केरल में है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर बांध है, ये आपसे पूछा गया था आपका कि जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है। आपसे एग्जाम में पूछा गया था किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना राज्य में है, याद रख। तो आपने देखा दो प्रश्न आपसे यहीं पूछ लिया गया था परियोजनाओं से, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको कराया गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछली बार में जो दे के गए होंगे घटना चक्र वाली, फिर भी कवर करके चले आए होंगे। तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, अगला तथ्य है भारत के प्रमुख ऊर्जा केंद्र दे रखे हैं। तो तारापुर नाबकी ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र है। कुडनकुलम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र है।
कैगा कर्नाटका है, कारापार गुजरात है, कलपक्कम तमिलनाडु में, जैतापुर महाराष्ट्र में है। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो थ्योरी का पार्ट रहा वो कंप्लीट हो जाता है। अब आइए जो अभ्यास प्रश्नावली है जिसमें इंक्लूडिंग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आइए फटाफट इसको कवर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पूछा भी गया है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है, तो अभी पढ़ के आ रहे हो आप, चिनाब नदी है में, ठीक है, चिनाब कश्मीर हो गया। राजस्थान खेतड़ी परियोजना ये पूछा गया किस लिए प्रसिद्ध, अभी आप पढ़ के आ रहे हो। तो राजस्थान जो खेतड़ी है आप जानते हो तांबा के लिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये असम में होगा। वन जो राइनोशांग यानी आपका जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र नदियाँ हैं, तो अभी सब कवर करके, और हिमालयी नदी तंत्र है तो हिमालय से निकलने वाली जो बेसिकली रही हैं आपकी मेनली जो रही हैं उनकी जो सहायक नदियाँ रही हैं, तो जब आपने देखा कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इनमें जो सहायक होंगी वही होंगी, बाकी ये हो गई इनकी सहायक नदियाँ, उन्हीं को आप कहोगे हिमालयी नदी तंत्र। तो इनमें से पूछा है कि नदी तंत्र की नदियाँ हैं कौन सी, तो यहाँ पर गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, 2 और 3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख कावेरी और जो दिया है यहाँ गोदावरी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना, अभी सब थ्योरी में कवर करके आ रहे हो। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होगा सही जवाब। नागार्जुन सागर बांध पूछा गया, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पढ़ के आ रहे हो, कृष्णा नदी पर है। अगला आप देखो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की है ना, किस वर्ष में की गई थी पहली बार, तो ये पेट 2021 पूछ लिया गया। तो ये सब घटना चक्र में ऑलरेडी पिछली बार कराया गया, जो पढ़ के गया था अच्छे से कवर कर लिए गए। तो माउंट एवरेस्ट पर वर्ष 1953 में सबसे पहले जो चढ़ाई करने वाले रहे हैं एडमंड हिलेरी और एक आपकी शेरपा तेनजिंग रहे, ठीक है, तो 2 रहे, ऑप्शन यहाँ बी होगा सही जवाब। भरतपुर में स्थित जो पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में होगा। और यहाँ पर जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। आगे देखो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का जो स्रोत है वो क्या है, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दिल्ली राजहरा, ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा। तो आपने देखा पेट 2021 में किस तरह प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखो दर्रे संबंधित पूछ लिया गए, तो सब जो करके गए थे घटना चक्र आगरी प्रीवियस और क्वेश्चन भी कवर करा दिए गए थे। दर्रे यहाँ पर पूछा गया, तो जो जिला और बुर्जिल जो आपका जम्मू कश्मीर एक्चुअली क्या है, इसका एग्जामिनर पूछने का मतलब ये रहा, जो रीजन रहा है वो अब जानते हो 31 अक्टूबर 2019 से जो है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2-2। तो पहले जो जिला था जम्मू कश्मीर पड़ता था, लेकिन जैसे ही निर्मित हुआ आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया, तो ये जो जिला लोकेटेड हो गया लद्दाख में, लेकिन बुर्जिल है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये आपका जो जिला में पड़ गया, तो इसलिए ये जो है पहला हो गया गलत, पहला नहीं आएगा। तो पहला अगर नहीं है सही तो पहला गया, डी वाला गया अपने आप ख़त्म। बारालाचा और आपका दिया है सिपकीला, जो कि आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश, तो हिमाचल में होना चाहिए था, ये भी आपका गया, दूसरा भी आपका गया, तो बचा क्या 3 और 4। नाथुला और जलेपला सिक्किम में ये सही है, थांगला, नीति, पास, लिपू ये सभी आपके हिमाचल में है, तो डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी सी आपका सही जवाब होगा, माफ करना सी, ठीक है। 3 और 4 आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल सिंचाई 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व जो है वो कितना होता है, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी 80%। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी अनायमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला, सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीरबंजाल पर्वतमाला। यूरेशियाई प्लेट व भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत जो घाटियां हो कौन सी होंगी, सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी डंस। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है दक्कन ट्रैप। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है, ऑप्शन यहाँ बी होगा अनायमुडी। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है, महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है, कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी माउंट नागडिब्बा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय या हिमालय की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए बाड़ासुर। अगला है वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी नंदा देवी, यूके में, उत्तराखंड। अगला देखो आप, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी सही बनेगा आपका यहाँ पर माउंट केटू है, गाडविन आस्टीन। अगला है आपका, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कई बार पूछा, अनाईमुडी। अगला है आपका यहाँ पर पोनमुडी, दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और यह किस शहर के पास स्थित है? पोनमुडी। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अराकू। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन डी शिलांग घाटी। माफ कीजिए, ऑप्शन डी शिलांग चोटी है। अगला है आपका, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरावली। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनाईमुडी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ऑप्शन डी मुकुट पर्वत। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, यह कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है, यानी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी भारत और नेपाल। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊटी। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है, कौन सी चोटी? ऑप्शन सी सैंडल पीक है। अगला है आपका, दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा कच्छ गुजरात। तो याद रखिएगा छार रेगिस्तान है, ठीक है, छार। तो सबसे बड़ा जो छार रेगिस्तान है भारत में कहाँ? तो कच्छ गुजरात होगा। अगला देखो यहाँ पर, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25%। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सोच रहे होंगे 1/3 आएगा 33%। तो आपको यहाँ सर जो है, जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई उसके हिसाब आप देखेंगे तो वन भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्रफल आप देखेंगे कुल वह 24.62 है, तो लगभग यहाँ पर वही आप 25 लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बिनसर, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा यहाँ पर। अब ये 2018 में पूछा गया, तो पिछली रिपोर्ट के हिसाब से पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर सी रहा है। आगे देखो आप, अब इसको ऐसे जो वन विभाग वाले इनको आप अपडेट कीजिए, 2019 की वो जो 21 वाली रिपोर्ट है उसको आप कवर कीजिएगा, ठीक है। इन्होंने वैसे छाप दिया है। आगे देखो आप, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? वन क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक किसमें है? क्षेत्र की बात की जा रही है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखोगे तो एमपी होगा। वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से बता रहे हैं 2021 ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्र किस प्रकार के वन है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल एरिया है आप देखोगे वह जो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का होगा। ऑप्शन यहाँ सी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन करने में भारत का विश्व में स्थान कौन सा? तो जो लेटेस्ट है आपके हिसाब से अगर देखोगे तो लेटेस्ट में दूसरा स्थान भारत का, पहले पे तो चाइना ही है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अब इसके लिए उत्पादन जो है उसको आप लेटेस्ट जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जाए वही एग्ज़ाम पहले आपको देख के जाना होगा। ये थोड़ा बहुत कभी कभी बदलते रहते हैं, तो इसके पीछे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार,
और ये पूछा गया दिसंबर 2018 के अकॉर्डिंग है, लोअर पीछे 2019 पूछा गया, तो उसके हिसाब से उस समय पूछा गया था। तो इस पर आप ज़्यादा जोर मत दीजिए इस प्रश्नों पर, और इसके अकॉर्डिंग आंसर आप यहाँ राजस्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा रहा, और यहाँ पर पूछा हुआ कौन सा सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया होगा। वैसे भारत की जो लेटेस्ट अगर देखोगे आप, तो इस समय जो वर्तमान में है 5वीं रैंक है बॉक्साइट उत्पादन में, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है, इसके लिए जो लास्ट में डाटा प्रोवाइड किया जाएगा उसी पर आपको ध्यान देना होगा। आगे देखो आप, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है। टिन का तो लोअर 2019 पूछा, और यहाँ पर दैट टाइम जो आंसर होगा आपका ऑप्शन चाइना। अगला देखो, बालाघाट मलंजखंड क्षेत्र और झुंझुन का खेतड़ी चिंगना जो क्षेत्र है किसके लिए महत्वपूर्ण खनन है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा हुआ है तांबा का महत्वपूर्ण खनन केंद्र। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक जो राज्य है कौन सा है, तो वर्तमान में तो एमपी ही है, आपका जानते हो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका जो आंसर दैट टाइम रहा है, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा एमपी ही। ऑप्शन यहाँ डी होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। स्टील निर्माण से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है, सही जवाब होगा झरिया झारखंड। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी करके आ रहे हो, स्टील सिटी ऑफ इंडिया उपनाम से जाना जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर। अगला है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करना है जिसके साथ भारत अपनी सीमा जो है सबसे लंबी साझा करता है। तो आपका फार्मूला है, बचपन में MBA किया तो बी यानी पहले है, सबसे पहले जो सीरियल वाइज दिया है बचपन, यानी बांग्लादेश, चाइना, पी से पाकिस्तान, फिर यन से जो है वो नेपाल है। इस तरह जो है सीरियल वाइज है आपका क्रम। तो सबसे लंबी किसके साथ साझा करेगा, ऑप्शन डी बांग्लादेश होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किन्नौर हिमाचल का। अगला देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप देखोगे बांग्ला सभी है, लेकिन श्रीलंका जो है वो जलीय सीमा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। अगला दिया हुआ है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। कितने देशों से जो है वो सीमाएं लगती हैं। सीमा तो जो सीमा लगाता है स्थलीय सीमा की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपकी, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका सही जवाब बन जाएगा। मैपिंग करवाते वक्त भारत के पड़ोसी देश में अच्छे से कराया गया, आप देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर सही जवाब होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला है आपका पश्चिमी विक्षोभ, जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है। पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तर पश्चिम भारत में क्या है, बारिश होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा भूमध्य सागर, ऑप्शन सी। अगला है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाए जाते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। उच्चतम वार्षिक वर्षा मानिसराम मेघालय। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा मासिनराम मेघालय। आगे देखो, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन, वर्षा दिन किसको कहोगे, जिस दिन कितनी मिलीमीटर की बारिश हो। यहाँ पर सही जवाब होगा 2.5 मिलीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अति समीपस्थ कोई शहर है, यानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है। तो जो सबसे है आप जानते हो, यहाँ पर भूमध्य रेखा के सबसे पास पड़ता है भोपाल है, और जैसे कि भोपाल है इसके बाद यहाँ पर गुजरात, अहमदाबाद नीचे थोड़ा पड़ जाता है, लेकिन भोपाल बीचों बीच से निकलता है। एमपी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ बी होगा सही जवाब। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो मित्र पर गमछा झार, मित्र मिजोरम त्रिपुरा पर, पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़।
तो ये 8 हैं, याद रखो। मित्र, पर, गमछा, झार, यहाँ पर कौन नहीं होगा? गमछा तो गुजरात भी है, झार है, झार भी है, मिजोरम भी, असम नहीं बात करता कोई। तो 1 2 4 हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 2 4, ऑप्शन सी सही जवाब है। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 राज्यों में इनमें से नहीं है? तो आपको ट्रिक अभी बताया गया, MOUCA, मौका, इस तरह याद रखो। तो यम से मध्य प्रदेश है, ओ से उड़ीसा, यू से जो है उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्रा। तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, बिहार नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ सी आपका सही जवाब बन जाएगा। आगे देखो, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो आप जानते हो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। वर्ष 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम जो प्रतिशत वृद्धि दर वाला राज्य रहा वो कौन सा रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो डिकेडल ग्रोथ रही है, यहाँ पर सबसे कम पूछा है निम्नतम, यानी जो कि माइनस में ही रही, आप जानते हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जो वृद्धि है, डिकेडल ग्रोथ उत्तर के प्रदेश की पूछी जा रही है। तो यूपी की डिकेडल ग्रोथ कितनी रही है? अब यहाँ पर जो आप रट के बैठे होगे, अब इस तरह देखो एग्जाम में पूछ लिया गया, ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं। वैसे आज जो एग्जैक्ट जो ग्रोथ रेट है 20.23% की है, 20.23%। ऑप्शन यहाँ पर है नहीं कोई, तो नियर अबाउट आप लगा लोगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब लगाओगे। 20.23% है। सेंसस 2011 आपने पढ़ा होगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप जानते हो 1872 में हुई, इसके बाद 1881 से रेगुलर हर 10 साल पर होने लगी। तो 1872 में लॉर्ड मेयो रहे और लॉर्ड रिपन 81 में। तो लॉर्ड मेयो यहाँ पर ऑप्शन सी लगा दोगे, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर जो रही है, यानी यहाँ पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि जो भारत की दशक की वृद्धि रही वो कितना रही। तो वैसे ही यहाँ पर जो है एग्जैक्ट डाटा भी नहीं दिया है, ठीक है। UPRO प्रीवियस 2013 में पूछा गया। आप जानते हो एग्जैक्ट जो डाटा है वो 17.7% का है। तो 17.7% के लगभग आपका बी ऑप्शन सही जवाब है, यही लगा दोगे। आगे देखते हैं। अगला है, भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है वो कौन सा है? अभी आप थ्योरी में कवर करके आ रहे हो, 2000 यानी 1921 होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब बन जाएगा। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में स्थित है? भारत की जनसंख्या के कितना परसेंट है लगभग? अब वैसे ही आप जनगणना 2011 के हिसाब से रट कर बैठे होगे कि 2011 के अनुसार जो 16.5% है, 16.5% जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 16.5% यूपी की ही जनसंख्या है। तो यहाँ पर 16.5 दिया नहीं, तो आप क्या लगाओगे? 17 लगाओगे कि 16 लगाओगे? तो आप 17 लगा नहीं सकते, लगभग 16 आप लगा दो, 16.5% है, ठीक है। तो इस तरह एग्जाम में पूछे ही जाते तो लगभग ही लगाना होता, आपको ऑप्शन डी लगा देना। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का जो प्रतिशत है वो कितना है? वैसे अब जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो एग्जैक्ट डाटा ही पूछा जाएगा, पहले होते रहे पेपर। बताइए भाई, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का जो प्रतिशत है वह कितना है भारत की पॉपुलेशन में? तो 51-54 जो है वो पुरुष हैं, तो फीमेल हो जाएंगे कितना? 48.46। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखो, गंडक सिंचाई परियोजना, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी होगा। अगला देशो दोस्त 67 नंबर है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का जो लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिति पर ला देना है, कब तक? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 2045, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो माही, साबरमती, तापी, सब गई ताप्ती, कोई ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तापी या ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती, कौन सी नदी है भाई? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, पेन्नार।
अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। यहां पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी सोन। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के अलावा कौन सी है। यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा सोन नदी। अगला है आपका 73 नंबर, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। सही जवाब बन जाएगा कावेरी, ऑप्शन सी। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी सतलुज। सबसे छोटी नदी कौन सी है इनमें से, सबसे छोटी नदी। सही जवाब होगा सोन नदी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। सही जवाब है गंगा। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। भारत का रूर, ऑप्शन ए दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी। सही जवाब होगा आपका लूनी। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी जो संगम है निम्नलिखित में से किस के संगम का स्थान है। त्रिवेणी। चले जाओगे आप इलाहाबाद, प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऑप्शन बी। इस नदी की कुल लंबाई यानी निम्नलिखित में से किस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमांगयुंगडंग ग्लेशियर से शुरू होता है जहां इसे तशांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। पुत्र कौन पुत्र, जो कि सहायक उपनदी सुबनगिरी, कामेंग, धनसरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या होगा। तो ऐसे आई अरुणाचल प्रदेश में इसे एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। अरब सागर में किस नदी का समागम होगा। तो जो इधर को बहेंगी अरब सागर में, तो अरब सागर की बहने वाली कौन सी नदियां हैं यहाँ पर। सिंपल सी बात नर्मदा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। पश्चिम की ओर नहीं बहेगी, कौन सी नदी है। सिंपल सी बात नर्मदा, साबरमती सब बहती हैं पश्चिम, लेकिन ये कृष्णा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा सही जवाब। अबे डी आपका सही जवाब होगा। भारत में 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट बताइए कौन सी नदियां हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। कौन सी है महत्वपूर्ण 3 नदियां। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ऑप्शन बी। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत वाली वृक्षुनुमा, ऑप्शन यहाँ किसी सही जवाब बन जाएगा। अगला है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा नासिक, ऑप्शन डी। अगला है आपका उकाई बांध। कौन सा बांध है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है और यह किस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। सही जवाब होगा गुजरात, ऑप्शन ए। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित कहाँ पर है। सही जवाब बन जाएगा तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा सतलुज, ऑप्शन ई सही जवाब, सी सही जवाब होगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध, सही जवाब बन जाएगा हीराकुंड। आगे देखो, अगला है कुडनकुलम परियोजना। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु, ऑप्शन बी। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। श्रीशैलम बांध कृष्णा। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पैठन, महाराष्ट्र। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चमेरा सही जवाब बन जाएगा रावी, ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं। सबसे ज़्यादा बांधों वाला राज्य कौन सा है। सही जवाब बन जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन बी टिहरी। और इसी 95 प्रश्न के साथ आपका पूरा का पूरा भारत का भूगोल वाला जो टॉपिक रहा थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ताकि जल्द से जल्द अगला टॉपिक कवर करा जाए। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।